अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। टुडेज़ टॉपिक इज़ अबाउट रेस्पिरेशन। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था फोटोसेंसिस का। अब फोटोसेंसिस में जो ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ है उसको इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है, तो वो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के अंदर। ओके, सो रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स क्या होता है? इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन complex compounds containing carbon in a way that allows the cells to harvest maximum of usable energy। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो है वो कौन से हैं जो हमें हासिल हुए हैं फोटोसेंसिस में। ठीक है, अब वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर ग्लूकोज का नाम नहीं लिया बिकॉज ग्लूकोज ही नहीं होता, बट यहाँ पे हम ग्लूकोज ज़्यादा डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन ग्लूकोज के अलावा भी कंपाउंड होते हैं जिसमें हमारे पास जो है वो स्टार्च आ जाते हैं, लिपिड्स आ जाते हैं। ठीक है, जो कार्बन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है रेस्पिरेशन के अंदर और यूजेबल एनर्जी उनसे हासिल की जाती है। अब अगर बात करें स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन की ओवरऑल, तो रेस्पिरेशन की दो फॉर्म्स होती हैं, एक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज इंटरनल रेस्पिरेशन, और द अदर नेम इज इंटरनल रेस्पिरेशन इज सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल हम नहीं डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है इसमें क्या होता है कि चेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, जितनी भी रेस्पिरेटरी गैसेस हैं इन्वायरमेंट के साथ उनका चेंज होना, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब आपको पता है कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में कौन सी गैसेस एक्सचेंज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है स्टूडेंट्स वो इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स, इनहेल करते हैं और एक्सेल कर देते हैं वो ऑक्सीजन को, जो वो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बनाते हैं। एंड ऑक्सीजन जो है वो कौन इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एनिमल्स और एक्सेल कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये इन्वायरमेंट से गैसेस को एक्सचेंज करने का जो अमल है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एंड सेकंड टाइप इज इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स क्या होती है? इसमें ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि जो ग्लूकोज बना है उसको कंप्लीट ब्रेकडाउन करके उससे एनर्जी हासिल करनी है। अब आपको पता है एनर्जी जो है वो क्या है? उसकी फॉर्म एटीपी है, यानी कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, ये एनर्जी की फॉर्म है या एनर्जी करेंसी है जिसको जब भी नीड हो सेल के अंदर या बॉडी के अंदर इंटरनली, तो इसको यूटिलाइज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की टाइप्स की। इंटरनल रेस्पिरेशन जो है वो टू टाइप्स की होती हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन नाम से ही पता चलता है कि वो रेस्पिरेशन जो कि विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, जिसके लिए ऑक्सीजन की नीड हो, उसको बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि इस रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की हेल्प से ही ये जो है वो होती है। और आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन की जाती है। ओके, तो कंप्लीट ब्रेकडाउन करके उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक ले जाया जाता है और कंप्लीट जो एनर्जी है वो उससे हासिल की जाती है या ऑब्टेन की जाती है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे ज़्यादा एनर्जी हासिल होती है जो कि 36 एटीपी के राउंड अबाउट है, तो यहाँ पे है एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकंड टाइप इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एनारोबिक जो है वो विदाउट ऑक्सीजन होती है और दोनों में ही स्टूडेंट्स ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। यानी कि क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज किया जाता है दोनों रेस्पिरेशन के अंदर ही, विद द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके स्टूडेंट्स, और अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मज़ीद एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन मेंशन की है जिससे आपको पता चल जाएगा। स्टूडेंट्स, मैंने बात की कि जो ग्लूकोज है उसी की ही ब्रेकडाउन की जाती है रेस्पिरेशन के अंदर, चाहे वो एरोबिक है चाहे वो एनारोबिक है। ओके, तो हम इस स्टेप को एरोबिकली देख लेते हैं, नेक्स्ट हम एनारोबिक बात करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है या जो है वो इंटरनल सेल के अंदर, जिसको हम इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि द प्रोसेस ऑफ
ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ओके, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस का। और स्टूडेंट ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है? साइटोसोल के अंदर। ग्लाइकोलाइसिस के लिए ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट हो और ऑक्सीजन एब्सेंट हो, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे ना हो, ग्लाइकोलाइसिस दोनों सूरतों में ही अकर होगा। ओके, इसमें सिर्फ क्या होना है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होनी है या सेपरेटिंग ऑफ शुगर होनी है। ओके, और इसमें बहुत थोड़ी अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है ग्लाइकोलाइसिस में, जिसमें सिर्फ 2% जो है वो एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम एटीपी बोलते हैं। ओके, तो ये थोड़ी बहुत एनर्जी की अगर ज़रूरत होती है तो जो प्लांट है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, वो नेक्स्ट प्रोसेस में नहीं जाते। ओके, लेकिन अगर ज़्यादा एनर्जी की नीड हो तो फिर कंप्लीट जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, क्रेब्स साइकिल है, तो उसके थ्रू वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की। सो ये हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज को जब हम ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2NAD और ये चेंज हो जाएगा NADH2 के अंदर, और ये एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। ओके, इसमें ऑक्सीजन भी होगी। ओके, तो यहाँ तक हमारे पास पायरोविक एसिड बना, ये है 2NAD और ये चेंज हो गया NADH2 के अंदर। ओके, एंड पायरोविक एसिड बना। पायरोविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बने हमारे पास? ये बने 2 मॉलिक्यूल, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोविक एसिड। अगर स्टूडेंट यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे मौजूद होती है ऑक्सीजन, तो क्या होगा? ऑक्सीजन की हेल्प से ये जो पायरोविक एसिड है या 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोविक एसिड हासिल हुए हैं यहाँ पे, वो क्या करेंगे? वो NAD को NADH2 में कन्वर्ट करेंगे और ऑक्सीजन की हेल्प से वो वाटर बनाएंगे। ओके, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एंड जो हमें नेक्स्ट मॉलिक्यूल हासिल होगा स्टूडेंट, वो होगा एसिटाइल CoA। और एसिटाइल CoA और ये वाला जो प्रोसेस है, यहाँ तक का प्रोसेस, पायरोविक एसिड तक का प्रोसेस होता है साइटोसोल के अंदर, साइटोप्लाज्म में। आपको पता है साइटोप्लाज्म का जो फ्लूइड होता है उसको हम साइटोसोल बोलते हैं। अब ये विद इन द सेल हो रहा है और सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिज होती हैं जिसमें साइटोप्लाज्म का इंटरनल फ्लूइड है और अदर ऑर्गेनेलिज भी होती हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दिस इज अ पावर हाउस ऑफ अ सेल। तो वही एनर्जी बनाएगा, उसी के अंदर सारा प्रोसेस होना, इसी वजह से मैंने यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को मेंशन किया है। यानी कि एसिटाइल CoA बना और फिर क्रेब्स साइकिल चला, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये सारा यहाँ से लेके ये जो प्रोसेस है ये सारा का सारा कहाँ पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, जिसको हम पावर हाउस ऑफ अ सेल बोलते हैं। ओके, ये कंप्लीट प्रोसेस भी हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ समराइज हमने किया है। ओके स्टूडेंट्स, एंड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाती है, अगर नहीं मिलती तो ये कंप्लीट नहीं होता, वो हम नेक्स्ट ये देखते हैं। सो अनदर टाइप इज रेस्पिरेशन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन मैंने जैसे कि बताया विदाउट ऑक्सीजन ये प्रोसेस होता है, और ब्रेकडाउन किसकी होती है? ग्लूकोज की ही होती है, बट इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अभी हम देखते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसकी हैं 2 टाइप एनारोबिक की, एंड दिस इज अ रिडक्शन प्रोसेस। ये एक रिडक्शन प्रोसेस है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। ओके, अब देखें ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है स्टूडेंट्स, इट टेक प्लेस इन अ प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल, फॉर एग्जांपल यीस्ट। ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल बेशक प्रिमिटिव है, बट ये होता ट्रू सेल ही है, इसके अंदर होता है ये। और ये पायरोविक एसिड जो है, पायरोविक एसिड एसिटाइल CoA में चेंज होने की बजाय जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता, यानी कि ऑक्सीजन एब्सेंस होती है, तो क्या होता है कि एसिटाइल CoA में चेंज होने की बजाय ये कहाँ पे चेंज होता है? ये हो जाता है एथाइल अल्कोहल। ओके, इसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्योंकि जो मॉलिक्यूल बना है हमारे पास वो क्या बना है? वो बना है अल्कोहल का। तो इस वजह से यहाँ पे जो एसिटाइल CoA है, एसिटाइल CoA बनना था वो नहीं बना, क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंट थी। तो क्या प्रोडक्ट बना? इथाइल अल्कोहल और प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड भी बने। और यहाँ पे ये देखिए चेंज हुआ। अब यहाँ पे क्या था? NADH2 में चेंज हुआ, एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई, बट यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हुई, यहाँ पे एनर्जी खर्च हुई। ये देखें 2NADH2 चेंज हुआ 2NAD में। अब आगे जाके आप देखेंगे कि जो NADH2 है ये भी ATP की ही फॉर्म है, ये भी आगे एनर्जी ही बनाएगी। तो इस वजह से मैं यहाँ पे कह रही हूँ यहाँ पे एनर्जी यूज होती है, एनर्जी रिलीज नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, एंड सेकेंड टाइप इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब यहाँ पे एसिड फॉर्म होगा पायरोविक एसिड से ही, क्योंकि पायरोविक एसिड एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस की। ओके, एंड पायरोविक एसिड चेंज इनटू लैक्टिक एसिड, और यहाँ पे भी एनर्जी
जो है वो कंज्यूम हुई है 2NADH2 चेंज हुआ है NAD के अंदर, और ये भी एक रिडक्शन प्रोसेस है, और ये बना है यहाँ पे लैक्टिक एसिड। यहाँ पे भी एसिटाइल कोए नहीं बनेगा। जब एसिटाइल कोए नहीं बनेगा तो क्रेब्स साइकिल भी नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी नहीं होगी, और ये जो प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर ही निपटा दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन की कि ये कैसे होती है, कहाँ पे हो रही है, ये क्यों सेल को ज़रूरत पड़ी कि ये फॉर्मेशन हो गई, एसिटाइल कोए नहीं बना, जो ऑक्सीजन थी वो नहीं उनको जो है वो मिल पाई। एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, फिजिकल एक्टिविटी जिसको हम एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं, एक्सरसाइज के दौरान भी क्या होता है कि हमारे जो मसल सेल हैं बहुत ज़्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं, और इतनी तेज़ी से वहाँ पे जो एनर्जी है या वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही होती, जिस वजह से एनर्जी की ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से क्या हो जाता है कि वहाँ पे लैक्टिक एसिड स्टोर होना शुरू हो जाता है। occurs in muscle cells of humans and other animals during extreme physical activity, for example स्प्रिंटिंग भी हो सकता है, एक्सरसाइज भी हो सकती है। तो इस दौरान क्या होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन ये जो प्रोसेस है वो होता है, यानी कि लैक्टिक एसिड मसल सेल के अंदर स्टोर हो जाता है, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में मसल्स फैटीग भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, जिसको आप आम लफ्ज़ों में खलियां पड़ जाना बोलते हैं, जिससे हमारी टांगे या हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा पेन कर रहे होते हैं। जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, जैसे एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे होते हैं आप लोग, तो जब आप जो है वो बिगनर्स होते हैं तो उस दौरान आपके साथ ये मिसाइल होते हैं, लेकिन जब आप यूज टू हो जाते हैं तो ये ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाता है, हमारे मसल्स को जो है वो उसकी आदत हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया रेस्पिरेशन को, और रेस्पिरेशन में आपने रेस्पिरेशन की टाइप्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, और फिर हमने एनएरोबिक रेस्पिरेशन की टाइप डिस्कस की जिसमें हमने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को डिस्कस किया स्टूडेंट्स। ओके, सो ये था आज का हमारा लेक्चर। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। कल मिलेंगे हम एक लेक्चर के साथ जिसका नाम होगा ग्लाइकोलाइसिस। तो कंप्लीट प्रोसेस हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस का, स्टेप बाय स्टेप कैसे होती है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।